हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई मेधावी निगम वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल अचीवर्स सक्सेस मंत्र। In our last session, we have discussed about visual communication, advantages and disadvantages of visual communication, communication cycle and feedback, types of feedback, good feedback, importance of feedback, effective communication, barriers to effective communication, ways to overcome barriers. So, continuing with our unit 1, today we will discuss the rest of the topics that are left, and they are writing skills, capitalization, punctuation, basic parts of speech, supporting parts of speech, parts of a sentence, types of objects, types of sentences and paragraph. अब ये सारे टॉपिक्स देख के आप ये कहेंगे दैट मैम दीज ऑल टॉपिक्स आर ऑफ इंग्लिश, देन व्हाई वी आर स्टडिंग इट इन कंप्यूटर्स। तो देखिए, जो एम्प्लॉय एबिलिटी स्किल्स आपके कंप्यूटर सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया गया है वो स्पेशली इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया है सो दैट यू हैव द नॉलेज ऑफ ईच एंड एवरीथिंग व्हेन यू अप्लाई फॉर द जॉब। तो ये जो कोर्स इंट्रोड्यूस किया गया है सीबीएसई की तरफ से, ये आपका किया गया है जब आप पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर या डाटा एंट्री एनालिस्ट के लिए। तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें बहुत मदद करती हैं। ना केवल इसमें, अगर आप और कहीं पे भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो ये सारी चीज़ें जो बेसिक इंग्लिश हैं ये आपको आनी चाहिए, बिकॉज व्हेन यू try to communicate in English, when you try to converse in English with anyone, you must be well aware about the usage of each and everything, जिससे कि जब आप इंग्लिश में बात करें तो दूसरे को आपकी इंग्लिश सुन के हंसी ना आए, आपका मजाक ना बने। सो यू हैव टू बी वेरी गुड एट इट। तो इसको एक पॉजिटिव वे में लीजिएगा अपने लिए और अच्छे से इसको स्टडी करिए। दिस विल हेल्प यू अ लॉट इन योर लाइफ, इन योर फ्यूचर। So let's start with the first, that is writing skills. जब हम writing skills की बात करते हैं then we can say that writing skills are a part of your verbal communication. ये आपके verbal communication का ही एक हिस्सा होते हैं and they include your emails, letters, notes, articles, SMS और chat, blogs, anything that you use for communication to कम्युनिकेट विद अदर पर्सन्स। जो भी आप जरिया आप इस्तेमाल करते हैं दूसरों के साथ बात करने के लिए, वो सारी राइटिंग स्किल्स जो है वो वर्बल कम्युनिकेशन का ही एक हिस्सा है। इन सब फॉर्म्स में जो कि रिटन कम्युनिकेशन का एक हिस्सा है, हम इसमें सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि हम अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएं। एक्सप्रेस क्यों करते हैं हम अपने आप को? जिससे कि हम जो भी बोल रहे हैं वो दूसरा समझ पाए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, हमारी बातों का मतलब क्या है। And why sentences are important? They are important because they help to clearly present the message, क्योंकि ये हमें अपना मैसेज साफ तौर पे दूसरे के आगे रखने में मदद करते हैं। Let's understand the proper definition of a sentence. A sentence is a group of words. एक sentence जो होता है कई सारे words का एक group होता है that communicates a complete thought, जो हमारी थॉट को पूरे तरीके से दूसरे के आगे रखता है। जैसे कि आई वुड से पूजा गोज टू स्कूल, पूजा स्कूल गई, तो ये हमारी पूरी एक सोच है, हमारा पूरा एक सेंटेंस है। बट वेन वी टॉक अबाउट अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फ्रेज जो होता है वो वर्ड्स का ऐसा ग्रुप होता है जो कि कंप्लीट सेंस नहीं बनाता। यानी कि अगर मैंने कहा पूजा गोज, तो पूजा गई, लेकिन कहाँ गई, किस लिए गई, क्यों गई, ऐसी कोई भी रीजंस इसमें स्पेसिफाई नहीं कर रखे हैं। अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। ये आप हमेशा देखते होंगे कि आप जब भी इंग्लिश में कुछ भी लिखते हैं तो हर सेंटेंस की शुरुआत आपकी एक कैपिटल लेटर से शुरू होती है और वो सेंटेंस या तो क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप या फिर एक्सक्लेमेशन साइन से खत्म होता है। कैपिटलाइजेशन, इसके बारे में अभी हमने पढ़ा कि जितने सेंटेंसेस होते हैं वो सारे के सारे हमारे कैपिटल लेटर्स से शुरू होते हैं, लेकिन ऐसे कुछ सर्टेन पॉइंट्स होते हैं सेंटेंस में जहां पर कि हमें सेंटेंस के बीच में भी कैपिटल लेटर्स को इस्तेमाल करना पड़ता है।
This you can understand with a very simple rule that is named as tens. And here every particular letter stands for a specific meaning. Tens mean titles, किसी को अगर titles दिए गए हैं. I means word I, अगर आप I का इस्तेमाल करते हैं जैसे I am तो उसमें I कैपिटल आएगा. N is for names and S is for starting letter of sentences की sentences का जो भी starting letter होता है वो आपका कैपिटल होता है. Let's understand all the rules about it, and with the example we will definitely try to understand properly. जब हम T की बात करते हैं अल्फाबेट T की, it means titles, यह भी हमने अभी पढ़ा है. The rule is capitalize the first letter in the titles used before people's name. पीपल के नेम के आगे हम जो भी टाइटल का यूज करते हैं उसका जो पहला लेटर होगा वो आपका कैपिटलाइज हो जाता है, उसे हम कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं. जैसे कि डॉक्टर मलिक, तो डॉक्टर मलिक में देखिए डी और एम कैपिटल है. ऐसी मिस्टर पांडे, एम और पी कैपिटल है. डॉक्टर मलिक एंड मिस्टर पांडे वर इनवाइटेड टू द पार्टी. तो डॉक्टर मलिक और मिस्टर पांडे ये दोनों पर्सन्स के नेम है, तो इनके फर्स्ट अल्फाबेट्स क्या हो गए, कैपिटल हो गए. और बाकी सारा सेंटेंस आप देखिए वो स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है. देन इज आई विच मीन्स वर्ड आई. कैपिटलाइज द लेटर आई व्हेन इट इज यूज्ड एज ए वर्ड, यानी कि जब प्रोनाउन की तरह आपका वर्ड आई इस्तेमाल हो रहा होता है तो हम उसे कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही सेड दैट आई शुड अकम्पनी हिम टू द मॉल. उसने कहा कि मुझे उसे मॉल तक अकम्पनी यानी कंपनी देनी चाहिए. तो यहाँ पे आई क्या है, प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा है, तो हमने आई को यहाँ पे कैपिटल लेटर्स में लिखा है. Then is N. It stands for names. Capitalize the first letter in the names of people. Peoples के नेम, places के नेम, days या months के नेम, किसी भी तरह का नेम हो तो उसमें आपका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल आता है. लाइक सुरेश इज प्लानिंग टू विजिट लंदन नेक्स्ट ईयर. तो सुरेश क्या नेम है तो उसका एस कैपिटल आया है. लंदन इज द नेम ऑफ अ कंट्री, तो यहाँ पे भी एल कैपिटल है. एस स्टार्टिंग ऑफ अ सेंटेंस, सेंटेंस की शुरुआत. कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर इन एवरी सेंटेंस. हर सेंटेंस की शुरुआत में आपको लेटर क्या लिखना है, कैपिटल फॉर्म में लिखना है. द लिटिल गर्ल लॉस्ट हर बुक, ये एक सेंटेंस है, तो इसमें हमने स्टार्टिंग में जो द यूज किया उसका पहला लेटर आपका क्या है, कैपिटल लेटर्स में है. सो यू शुड कीप दिस रूल ऑफ टेंस इन योर माइंड so that you can easily understand each and everything and apply it in real life. Then is punctuation. Punctuation क्या होती है, कोई भी मार्क्स लगा देना, किसी भी तरह के निशान हो, फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, एपोस्ट्रॉफी, ये सारे आपके जो आपको मदद करते हैं कम्युनिकेशन करने में और आपके सेंटेंसेस को अलग अलग तरीके से डिवाइड करने में, वो पंक्चुएशन कहलाता है. लेट्स अंडरस्टैंड सम ऑफ द पंक्चुएशन नेम्स विद अ पर्टिकुलर यूज एंड एग्जांपल. द फर्स्ट वन इज योर फुल स्टॉप, और उसका साइन आपका एक ऐसे डॉट सी होती है जो सेंटेंस के लास्ट में यूज की जाती है. इट इज यूज एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस, या तो आप इसे सेंटेंस के लास्ट में यूज करते हैं. और शॉर्ट फॉर्म ऑफ लॉन्ग वर्ड्स, या फिर अगर हम बड़े बड़े वर्ड्स की कोई शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं तो उसके लास्ट में भी हम डॉट का इस्तेमाल करते हैं. लाइक ओमार इज अ प्रोफेसर, ये एक सेंटेंस खत्म हो गया तो हमने इसके लास्ट में फुल स्टॉप किया. हिज स्टूडेंट्स कॉल हिम प्रोफेसर ओमार, तो प्रोफेसर पूरा वर्ड जो हमने नहीं लिखा उसकी शॉर्ट फॉर्म लिखी, तो उसके साथ भी हमने फुल स्टॉप का इस्तेमाल किया है. देन इज कॉमा, दैट लुक्स लाइक दिस, यूज टू इंडिकेट अ पॉज इन द सेंटेंस. सेंटेंस में जब हमें कहीं थोड़ा सा पॉज देना होता है, रुकना होता है, तो वहां पर उसको इंडिकेट करने के लिए इस्तेमाल में आता है. जैसे कि आफ्टर गेटिंग डाउन फ्रॉम द बस, बस से उतरने के बाद, आई वॉक टूवर्ड्स माई स्कूल. तो इन दोनों सेंटेंस के बीच में हमने हल्का सा एक स्टॉप दिया, तो इसलिए हमने यहाँ पे एक छोटा सा कॉमा यूज किया है. यूज टू सेपरेट टू और मोर आइटम्स इन अ रो.
अगर हम दो या दो से ज़्यादा आइटम्स को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने सेंटेंस में तो उनको सेपरेट करने के काम में आता है। फॉर एग्जाम्पल, द ग्रोसरी स्टोर हैड फ्रेश कीवीज, मैंगोज एंड स्ट्रॉबेरीज। तो यहाँ पे हमने कीवीज और मैंगोज को सेपरेट करने के लिए कॉमा का इस्तेमाल किया है। क्वेश्चन मार्क, इट लुक्स लाइक दिस। इस तरीके से हम क्वेश्चन मार्क बनाते हैं। इट इज़ यूज एट द एंड ऑफ अ क्वेश्चन। जब भी हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उसके लास्ट में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेयर इज़ योर बुक। तो इसमें देखिए लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल किया है। एक्सक्लेमेशन साइन, इट लुक्स लाइक दिस। इट इज़ यूज एट द एंड ऑफ अ वर्ड। ये किसी वर्ड के लास्ट में इस्तेमाल होता है या फिर किसी सेंटेंस के लास्ट में जब हम किसी की स्ट्रॉन्ग फीलिंग को इंडिकेट करना चाहते हैं। हमेशा स्ट्रॉन्ग फीलिंग को इंडिकेट करने के लिए, चाहे हम वर्ड से इंडिकेट कर रहे हो या हम सेंटेंस से इंडिकेट कर रहे हो, हम हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस। कितनी सुंदर ड्रेस है ये। तो इस सेंटेंस के लास्ट में हमने यूज़ किया है। एंड हुर्रे वी वॉन द मैच। और हमारी जीत की खुशी को, एक्साइटमेंट को शो करने के लिए हमने हुर्रे वर्ड यूज़ किया, तो उसके लास्ट में हमने इस सिंबल का इस्तेमाल किया है। देन इज एपोस्ट्रॉफी। ये इस तरीके से एक सिंगल कॉमा होता है। इट इज यूज बाय एन एस। ये किसी एस के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। टू शो पोजेशन और बिलोंगिंग, जब हम किसी का पोजेशन या बिलोंगिंग डिनोट करना चाहते हैं। लाइक दैट इज शोभाज कैट। वो शोभा की कैट है। तो हमने शोभाज में एपोस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल किया है। यूज्ड विद शॉर्ट हैंड फॉर्म। शॉर्ट हैंड फॉर्म जो हम इस्तेमाल करते हैं वर्ड्स की अपनी इनफॉर्मल स्पीच में, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल, आर दीज रहीम्स कलर पेंसिल। क्या ये रहीम्स की कलर पेंसिल है? यहाँ पे भी हमने अपोस्ट्रॉफी एस यूज किया है। लेट्स गो फॉर द मूवी टुडे। हेयर ऑल्सो यू कैन सी अपोस्ट्रॉफी एस। शी इजंट कमिंग टू स्कूल टुडे। तो इजंट जो हमने इज नॉट की शॉर्ट फॉर्म यूज करी है, तो यहाँ पे भी हमने अपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल किया है। तो ये सारी चीज़ें आप अपने माइंड में रखिएगा, क्योंकि बोलते समय, लिखते समय हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच के बेसिक पार्ट्स क्या होते हैं? When we talk about the part of speech, it means we are trying to indicate how a particular word functions. कि कैसे एक पर्टिकुलर वर्ड जो है फंक्शन करता है, यानी कि कैसे वो एक मीनिंग बताता है, और ग्रामेटिकली भी हम उसे कैसे एक सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल करते हैं। फॉर दिस वी हैव सम बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच। द फर्स्ट वन इज योर नाउन, then second pronoun, third adjectives, fourth verbs and fifth is adverbs. तो इन सब को चलिए हम इंडिविजुअली समझ लेते हैं। ये सब आपने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। बहुत छोटी क्लासेस से नाउन्स, प्रोनाउंस ये सब आने शुरू हो जाते हैं। बट लेट्स गिव अ रिवीजन। इसको एक रिवीजन दे लेते हैं। नाउन, when we talk about noun, it means we are talking about the words that are naming words that refer to a person, place, thing और idea, जो किसी पर्सन, प्लेस, थिंग या आइडिया को इंडिकेट करते हैं, जैसे कि टाइगर, इंडिया, राहुल, जनवरी, ऑल दीज आर नाउन। फॉर एग्जाम्पल, कविता बॉट अ बुक। तो यहाँ पे कविता और बुक दोनों ही क्या है? नाउन है। प्रोनाउंस, प्रोनाउंस आर द वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। वो वर्ड्स जिनका इस्तेमाल हम नाउन की जगह पर करते हैं। लाइक I, you, he, she, they and many more. For example, कविता bought a book. कविता ने एक बुक खरीदी। She has a great book collection. उसके पास बहुत सारा बुक्स का कलेक्शन है। तो कविता तो यहाँ पे नाउन हो गया, ठीक है। और इस नाउन की जगह पे हमने दूसरे सेंटेंस में इस्तेमाल किया she का, तो ये हमारा क्या हो गया? प्रोनाउन। थर्ड, एडजेक्टिव्स मीन्स दोज वर्ड्स दैट डिस्क्राइब अदर वर्ड्स। वो वर्ड्स जो कि दूसरे वर्ड्स को डिस्क्राइब करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। लाइक वीक, लार्ज, नॉटी। फॉर एग्जाम्पल, कविता बॉट अ बेस्ट सेलिंग बुक। कविता ने एक वो बुक खरीदी जो कि बेस्ट सेलिंग है, आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा बिक रही है। तो बुक को डिस्क्राइब करने के लिए हमने यहाँ पे बेस्ट सेलिंग का इस्तेमाल किया है। तो इसका मतलब बेस्ट सेलिंग हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव। वर्ब्स, verbs are the words that show action.
जो कोई एक्शन दिखाते हैं, जैसे कि रन, ईट, थिंक, सिट, ऑल दीज आर एक्शन. सो फॉर एग्जाम्पल, कविता बाइज अ न्यू बुक एवरी मंथ. कविता हर महीने एक नई किताब खरीदती है. सो बाइज हेयर इज इंडिकेटिंग अ वर्ब, क्योंकि वो एक एक्शन बता रहा है, खरीदना. एडवर्ब्स, दीज आर द वर्ड्स दैट एड मीनिंग टू वर्ब्स. ये वर्ड वो वर्ड्स होते हैं जो कि वर्ब्स में मीनिंग ऐड करते हैं. बाय आंसरिंग, किनका जवाब देकर, हाउ, हाउ ऑफन, व्हेन, वेयर, इन सब का जवाब देते हुए. जैसे कि easily, always, before, fast, all these are adverbs. फॉर एग्जाम्पल, कविता क्विकली रीड हर बुक. कविता ने जल्दी से अपनी किताब पढ़ी. तो क्विकली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, क्योंकि ये क्या कर रहा है, मीनिंग बता रहा है एक वर्ब का. इन हाउ, कि कविता ने अपनी किताब पढ़ी, कैसे पढ़ी, हाउ क्विकली. सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच. पार्ट्स ऑफ स्पीच अभी हमने 5 तरह के पढ़े, लेकिन कुछ ऐसे भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जो हमारे उन 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच को सपोर्ट करते हैं. So these are known as supporting parts of speech. When we talk about the supporting words, it means we are talking about the words that are used to join the main parts of speech together, जो कि main parts of speech को आपस में जोड़ने के काम में आते हैं. And they also add information to the sentences, और sentences में कुछ नई information add करते हैं. Such kind of words are your articles, conjunctions, preposition and interjection. The first one, articles. ये आप पर छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ए एंड द. ये जनरली नाउन्स के आगे इस्तेमाल किए जाते हैं. तो जब हम एंड की बात करते हैं तो ये वर्ड्स वहाँ इस्तेमाल होते हैं जहाँ पर भी कहीं पे भी हमें वॉवल साउंड सुनाई देती है. तो जिस भी वर्ड में आपको वॉवल्स की साउंड आ जाएगी, उन वर्ड से पहले एंड का इस्तेमाल होता है. A is used where you can hear the consonant sound, यानी कि वो वर्ड्स जो कि वॉवल्स नहीं हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं, वहाँ पर ए का इस्तेमाल होता है. द इज यूज्ड फॉर स्पेसिफिक और पर्टिकुलर वर्ड्स. कुछ स्पेसिफिक या पर्टिकुलर वर्ड्स के लिए हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द बॉय वॉज टेकन बाय सरप्राइज बिकॉज ही सॉ अ बर्ड फ्लाइंग ओवर हिज हेड. तो बॉय के साथ हमने यहाँ पे द किया क्योंकि ये पर्टिकुलरली एक बॉय को इंडिकेट कर रहा है, और बर्ड के साथ हमने ए यूज किया क्योंकि बर्ड में से हमें कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है. कंजंक्शंस. कंजंक्शंस, दे आर द वर्ड्स दैट जॉइन टू नाउन्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस, जो दो नाउन्स, फ्रेजेस को या सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं. लाइक सुगम एंड ओजस अटेंडेड द सेमिनार. तो सुगम और ओजस दोनों क्या हो गए, आपके नाउन हो गए, और इनको जोड़ने के लिए हमने एक वर्ड यूज किया एंड. तो एंड हमारा हो गया कंजंक्शन. देन इज prepositions. They connect one word with another to usually answer the questions where, when and how. जब हमें where, when and how जैसे क्वेश्चंस का आंसर देना होता है तो वहाँ पे हम लोग prepositions का इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इट इज शेडी अंडर द ट्रीज. ठीक है, ट्रीज के नीचे कैसा है, तो शेडी है, तो वहां पे हमने अंडर वर्ड का इस्तेमाल किया. एंड अंडर हेयर इज योर preposition. इंटरजेक्शंस, दे एक्सप्रेसिंग स्ट्रॉन्ग इमोशंस. जो आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं, जैसे कि आपकी हैप्पीनेस, सरप्राइज, एंगर, पेन, इन सबको बताने के लिए इंटरजेक्शंस का इस्तेमाल किया जाता है. हुर्रे, वी वॉन द अवार्ड. तो हमने अपनी खुशी जाहिर करी कि हाँ हम लोग अवार्ड जीत गए हैं, तो वहां पे इंटरजेक्शन हुर्रे जो है वो इस्तेमाल किया गया है. देन पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस. जो भी हम सेंटेंसेस लिखते हैं, ऑल दो सेंटेंसेस आर डिवाइडेड इन योर 3 पार्ट्स. एंड हाउ दे आर डिवाइडेड, दे आर डिवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग, वो पर्सन और थिंग जो कि एक्शन परफॉर्म कर रही है. वर्ब डिस्क्राइब्स द एक्शन, ये अभी हमने पढ़ा है. ऑब्जेक्ट, पर्सन और थिंग जो उस एक्शन को रिसीव कर रहे हैं, उस एक्शन को ले रहे हैं. Let's understand all this with some of the examples. The first one is Sonia drives a car. तो यहाँ पे सोनिया आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हुआ. ठीक है,
ड्राइव्स एक्शन हो रहा है तो ये वर्ब हो गया, और किस पे एक्शन परफॉर्म हुआ, कार पे, तो कार आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। सेकंड, ही स्वैम इन द लेक, तो ही यहाँ पे आपका कोई पर्सन है तो ये सब्जेक्ट, एक्शन उसने क्या किया, स्वैम तैरने का, तो वो वर्ब हो गया, और किस पे परफॉर्म हुआ, लेक में, तो द लेक इज योर ऑब्जेक्ट हो गया। थर्ड, she rode the bicycle, she here is the person, so she is the subject, rode performs an action, so it is a verb, and bicycle इसके ऊपर action perform हुआ है, so it is object. Fourth, he threw the ball, same, he is subject, threw performs an action, so it is a verb, the action is performed on ball, so the ball is your object. एंड द लास्ट वन इज द डॉग चेज्ड द कैट, तो यहाँ पे डॉग जो हुआ एक्शन परफॉर्म कर रहा है तो सब्जेक्ट, चेज्ड एक्शन किया है उसने ये वाला यानी कि पीछा किया है तो वर्ब, और किसका किया है, कैट का, तो द कैट इज योर ऑब्जेक्ट। तो इसी तरीके से आप भी डिफरेंट एग्जाम्पल्स लेके उसमें पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दैट व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हाट इज वर्ब एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्ट in the sentence. When we talk about the objects, there are basically two types of object, that is direct and indirect. When we are discussing the direct object, it means a direct object answers the question of who, whom or what. आपका जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो who और whom और what वाले जैसे क्वेश्चंस का जवाब देता है, लाइक एलिस कॉट द बेसबॉल, ठीक है, तो बेसबॉल यहाँ पे आपका क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि एलिस ने पकड़ा, क्या पकड़ा, व्हाट, बेसबॉल। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आंसर द क्वेश्चंस टू whom एंड फॉर व्हाट, किसके लिए, किसको और किस चीज के लिए। तो एग्जाम्पल आपका क्या हुआ, मैक्स पिच्ड एलिस द बेसबॉल, मैक्स ने पिच करी बेसबॉल, लेकिन किसको करी, टू whom, दैट इज एलिस, तो एलिस यहाँ पे आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो जो हमारे एग्जाम्पल्स होते हैं कई बार जरूर नहीं है कि सिर्फ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या सिर्फ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखेंगे, समटाइम्स दे कंटेन बोथ डायरेक्ट ऑल्सो एंड इनडायरेक्ट ऑल्सो। फॉर दैट हियर इज एन एग्जाम्पल, शी बॉट अ बाईसाइकिल फॉर हर सन, उसने एक साइकिल खरीदी, किसके लिए खरीदी, अपने बेटे के लिए, तो टू whom या फॉर whom वाले तो क्या हो गया, हर सन, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और व्हाट, क्या खरीदा उसने, बाईसाइकिल खरीदी, तो बाईसाइकिल आपकी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गई। लेट्स डिस्कस सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ओवर हियर। आपको यहाँ पे 4 सेंटेंसेस दे रखे हैं एंड दे हैव divided this in some categories, that is verb, verb plus what, verb plus by whom or to whom, direct object and indirect object. The first one is Ravi repaired his car, रवि ने अपनी कार सही करी, तो repaired क्या हो गया, verb, कार आपका क्या हो गया, verb plus what, क्योंकि क्या सही किया, कार सही करी, तो कार आपका यहाँ पे क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सेकेंड, द चिल्ड्रन प्लेड फुटबॉल, जो बच्चे थे उन्होंने फुटबॉल खेला, तो वर्ब यहाँ पे प्लेड हुआ, क्या खेला, फुटबॉल खेला, तो फुटबॉल यहाँ पे आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इंडिकेट हो गया। द पेरेंट्स सेंट हिम अ पोस्ट कार्ड, पेरेंट्स ने उनसे एक पोस्ट कार्ड भेजा, तो सेंट वर्ब, क्या भेजा, पोस्ट कार्ड भेजा, किसको भेजा, हिम, उसको भेजा, तो डायरेक्ट पोस्ट कार्ड और इनडायरेक्ट हिम हो गया। ही बॉट हिज डॉटर अ कंप्यूटर, बॉट इज वर्ब, कंप्यूटर जो चीज उसने खरीदी यानी कि वॉट, किसके लिए खरीदी, हिज डॉटर के लिए, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कंप्यूटर एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज हिज डॉटर। जस्ट गिव इट अ रिवीजन, देन ऑल दिस विल बी क्लियर इन योर माइंड, बहुत ईजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है ये। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, we have here 2 sentences. The first one is saying Ram is reading a book, जो राम है वो बुक रीड कर रहा है, तो राम यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ और इस रीडिंग यहाँ पे वर्ब हो गया।
और इसी सेंटेंस को अगर हम दूसरे फॉर्म में लिखें तो हम लिख सकते हैं अ बुक इज बीइंग रेड बाय राम। तो जो बुक थी, जो अभी तक ऑब्जेक्ट बनी हुई थी, वो सब्जेक्ट बन गई और वर्ब आपका किस में चेंज हो गया, इज रीडिंग से इज बीइंग रेड में। तो जो इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं वो आपके हो जाते हैं एक्टिव सेंटेंसेस और पैसिव सेंटेंसेस। एक्टिव सेंटेंसेस में आपका पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। और पैसिव सेंटेंसेस में जो आपका ऑब्जेक्ट होता है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू सब्जेक्ट एंड योर सब्जेक्ट इज कन्वर्टेड इनटू ऑब्जेक्ट। तो ये आपस में प्लेसेस इंटरचेंज कर लेते हैं। तो फर्स्ट वन, राम इज रीडिंग अ बुक इज योर एक्टिव सेंटेंस and the second, a book is being read by Ram is your passive sentence. Let's understand what active and passive sentences are. The first one is the sentences where the subject does an action. एक वो sentence जहाँ पे कि subject action करता है उसे हम active voice कहते हैं। और वो सेंटेंस जहाँ पे कि सब्जेक्ट को एक्शन मिल रहा होता है, वो ले रहा होता है एक्शन को, उसे हम कहते हैं पैसिव वॉइस। फॉर एग्जाम्पल, इन एक्टिव वॉइस वी हैव अली चेंज्ड द फ्लैट टायर। तो अली ने यहाँ पे एक्शन परफॉर्म किया कि उसने फ्लैट टायर को बदला। व्हेन इट इज रिटन इज पैसिव वॉइस, व्हाट इट इज रिटन लाइक, दैट फ्लैट टायर वॉज चेंज्ड बाय राम। जो फ्लैट टायर था वो अली के द्वारा चेंज किया गया। सॉरी, मैं अली की जगह गलती से राम बोल गई हूँ पहले, सो यू कैन जस्ट टेक इट एज अली। तो अली के द्वारा टायर चेंज किया गया, तो अली ने वो एक्शन रिसीव किया है, so it becomes a passive voice. Then second is I will clean the house every Saturday. मैं हर सैटरडे क्या करूँगा, घर साफ करूँगा। तो वो एक्शन करेगा, that's why it is active voice. और इसी को पैसिव वॉइस में कैसे लिखेंगे, द हाउस विल बी क्लीन्ड बाय मी एवरी सैटरडे। जो हर सैटरडे है उस सैटरडे को मेरे द्वारा हाउस क्लियर यानी कि क्लीन किया जाएगा। थर्ड, रवि पेंटेड द एंटायर हाउस। रवि ने पूरे हाउस को पेंट किया। द एंटायर हाउस वॉज पेंटेड बाय रवि। पूरा जो हाउस था वो रवि के द्वारा पेंट किया गया था। So in this way you can convert active voice into passive and passive voice into active. Let's understand some more type of sentences. कुछ अलग तरह के sentences भी हमारे पास होते हैं, not only active and passive. Here you can see the first one is your question and what she is asking, where are you going during the summer break? तुम समर ब्रेक के दौरान कहाँ जा रहे हो? तो वो क्वेश्चन पूछ रही है, तो क्वेश्चन टाइप आपके सेंटेंसेस हो सकते हैं। देन स्टेटमेंट टाइप, जब आपको उसका रिप्लाई मिलता है, आई एम गोइंग टू लंदन, मैं लंदन जा रहा हूँ। देन उस स्टेटमेंट पे आपको एक रिएक्शन मिलता है, वो दैट्स अमेजिंग, ये तो बहुत अच्छी बात है। और उस रिएक्शन पे आपको कोई ऑर्डर दे सकता है, डू नॉट टेल एनीवन येट, किसी को भी अभी तक इसके बारे में मत बताना। तो उसने आपको ये ऑर्डर दे दिया। So let's understand all these types of sentences in some detail. The first one is your statement or declarative sentence. It means it will provide you information or it will tell you about some fact. It will always end with a full stop. For example, blue is my favorite color. तो इसमें information मिली कि blue उसका favorite color है। The farewell party begins in 2 hours. जो फेयरवेल पार्टी है वो 2 घंटे में शुरू हो जाएगी। यू आर अ गुड मैन राज, ये एक फैक्ट वाली बात है कि हाँ आप एक अच्छे इंसान हैं। क्वेश्चन और इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ये इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं ये हमेशा आपसे क्वेश्चन पूछते हैं और हमेशा क्वेश्चन मार्क पर खत्म होते हैं। लाइक, डू यू वांट टी और कॉफी, क्या आपको चाय या कॉफी चाहिए? इज इट रेनिंग, क्या बारिश हो रही है? हैव यू हैड लंच, क्या आपने लंच किया? ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देन इज इमोशन और रिएक्शन और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सच काइंड ऑफ सेंटेंसेस एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग इमोशन। ये एक स्ट्रॉन्ग इमोशन बताते हैं पर्सन का और हमेशा एक्सक्लेमेशन साइन पर खत्म होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है।
तो इसमें आपकी फीलिंग्स नजर आ रही है कि कितने खुश हो आप अंदर से। ओह माई गुडनेस वी वॉन, ये भी आपकी एक अच्छी वाली फीलिंग है जो बहुत अच्छी से अंदर से आती है। आई कांट वेट फॉर द पार्टी, मैं तो पार्टी का इंतजार ही नहीं कर सकती। इसके अंदर भी एक फीलिंग है कि आपसे वेट नहीं हो रहा, यू आर वेरी ईगर फॉर द पार्टी। एंड द लास्ट इज ऑर्डर और इम्परेटिव सेंटेंस। जब हम इस तरह के सेंटेंस की बात करते हैं, इसका मतलब इस तरह के सेंटेंसेस में आपको ऑर्डर, कमांड, किसी की रिक्वेस्ट या एडवाइस मिलती है। और इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं ये या तो फुल स्टॉप पे खत्म होते हैं या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क पे। फॉर एग्जाम्पल प्लीज लोअर योर वॉइस, तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज अपनी आवाज थोड़ी धीमी कर लीजिए। रिस्पॉन्ड इमीडिएटली, इसमें वो आपको कमांड दे रहा है कि जल्दी से रिस्पॉन्ड करो, जल्दी से रिप्लाई करो। मीट मी एट द ऑफिस एट 10 AM, इसमें भी उसने आपको ऑर्डर दिया है कि मुझे 10 बजे ऑफिस में मिलना। एंड द लास्ट फॉर टुडे इज पैराग्राफ, एंड विद दिस topic we are going to finish up your this unit. So when we talk about a paragraph, हम जब पैराग्राफ की बात करते हैं, so paragraph is a collection of sentences, क्योंकि आप एक पैराग्राफ में बहुत तरह के sentences लिखते हैं जो कि एक particular order में अरेंज किए जाते हैं, so that it provides you a complete meaning of the topic, जो भी आप टॉपिक लिख रहे हैं उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिले। For writing a good paragraph, you need to know about the 4 essential elements that are unity, order, coherence and completeness. Unity is every paragraph has a controlling idea. जब भी आप कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो हर एक का एक पर्टिकुलर आइडिया होता है कि किस चीज़ के ऊपर आपको अपना पैराग्राफ लिखना है, और उस आइडिया को हम एक टॉपिक सेंटेंस के अंदर कवर करते हैं। और हमारा पैराग्राफ हमेशा एक मेन आइडिया के आसपास ही घूमता रहता है। अगर आपको एक टॉपिक दिया गया कि पॉल्यूशन के बारे में लिखिए, तो आपका जो पैराग्राफ है उसमें आप जो भी आइडियाज मेंशन कर रहे हैं वो सारे उस पॉल्यूशन के आसपास के ही होने चाहिए। ये नहीं कि आप कुछ और कहानी उसमें लिखने लग गए। द टॉपिक सेंटेंस सम्स अप द होल ऑफ द पैराग्राफ। जो टॉपिक सेंटेंस होते हैं वो पूरे पैराग्राफ को इकट्ठा करते हैं और उस सबको इकट्ठे बांधते हैं। जो टॉपिक सेंटेंस होते हैं वो यूजुअली हमारे पहले सेंटेंस होते हैं पैराग्राफ के, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा पहले ही लिखे जाएं, हम उसे कई बार लास्ट में या बीच में कहीं पे भी मेंशन कर सकते हैं। देन इज ऑर्डर। अ पैराग्राफ्स ऑर्डर रिफर टू द वे यू ऑर्गेनाइज योर सपोर्टिंग सेंटेंसेस। किसी भी टॉपिक को सपोर्ट करने के लिए हम जो सेंटेंसेस लिखते हैं उनको हम किस वे में लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, किस बात को पहले लिख रहे हैं, किस बात को बाद में लिख रहे हैं, ये इस पर डिपेंड करता है। तो आप जब भी एक पैराग्राफ को अरेंज करते हैं, हाउ यू कैन डू इट क्रोनोलॉजिकली, दैट इज ऑर्डर ऑफ इवेंट्स, टाइम और ऑर्डर। किसी इवेंट का ऑर्डर लिखना है आपको कि हाँ इस फॉर्म में ये फंक्शंस होंगे, उसको टाइम होगा, किस समय पर होना है, कहाँ होना है, लाइक दिस। स्पेशल, लुकिंग एट हाउ थिंग्स आर अरेंज, ये देखना कि कैसे चीज़ें जो है अरेंज हुई हैं, यानी कि उसको डिस्क्रिप्शन देना। एम्फेटिक, डिटेल्स प्रेजेंटेड इन देयर ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस और फॉर एम्फेसिस। इस तरीके से डिटेल्स को लिखना कि इससे ये पता लगे कि कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कौन सी चीज़ कम इम्पोर्टेंट है, यानी कि प्रायोरिटी बेसिस पे आप चीज़ों को मेंशन करते हैं। कॉज एंड इफेक्ट, सर्टेन सिचुएशन कॉजेज, कोई सिचुएशन हो जाती है तो उसके क्या रिजल्ट होते हैं, किस चीज़ से होती है, उसके होने से क्या हो सकता है, इस तरीके से भी आप मेंशन करते हैं। कंपैरिजन और कंट्रास्ट, आप सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस को पहचानते हैं कि ये चीज़ों के बीच में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, एंड ऑन दैट बेसिस ऑल्सो यू राइट सम ऑफ द पॉइंट्स इन योर पैराग्राफ। देन इज कोहेरेंस। कोहेरेंस is what? It is the quality that makes your writing understandable. ये वो क्वालिटी होती है जिससे कि आपकी राइटिंग जो आपने लिखा है वो दूसरे के समझने लायक होती है। जो सेंटेंसेस होते हैं पैराग्राफ में उन्हें हमें क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है दूसरे सेंटेंसेस के साथ, सो दैट दे ऑल वर्क टुगेदर एज ए होल। ये ना हो कि हमने कुछ सेंटेंसेस लिखे, उनका मीनिंग कुछ नहीं लिख रहा था और जो बाद में सेंटेंसेस निकले उनको जब हमने पढ़ा
तो उसका मीनिंग कुछ और निकला। नहीं, जब हम कोई भी चीज़ कॉन्टिन्यूएशन में पढ़ते हैं तो उन सब का मीनिंग लाइन वाइज एक्यूरेट होना चाहिए और एक दूसरे से जुड़ा हुआ होना चाहिए। अगर आप कोहेरेंस अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप ट्रांजिशन वर्ड्स का इस्तेमाल करें। अब आप पूछेंगे मैम व्हाट आर ट्रांजिशन वर्ड्स? सो ट्रांजिशन वर्ड्स आर द वर्ड्स दैट क्रिएट ब्रिजेस फ्रॉम वन सेंटेंस टू द नेक्स्ट। एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ जोड़ने का काम करते हैं। एंड द लास्ट इज योर कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस का मतलब हो जाता है जब आपका पैराग्राफ अच्छे तरीके से डेवलप हो जाता है, यानी कि जब आपने पैराग्राफ को बहुत अच्छे तरीके से लिख पाते हैं। अगर सारे सेंटेंसेस आपके क्लियर हैं, ठीक है, वो सारे जो है मेन आइडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, आपका पैराग्राफ अच्छे से समझ में आ रहा है, इसका मतलब आपका पैराग्राफ पूरे तरीके से कंप्लीट हो चुका है। यूजुअली वी हैव 3 सपोर्टिंग सेंटेंसेस एंड दे हैव टॉपिक सेंटेंस एंड कंक्लूडिंग सेंटेंस। ये सारे के सारे सेंटेंसेस हमें एक पैराग्राफ के लिए चाहिए होते हैं सो दैट इट बिकम्स कंप्लीट। द कंक्लूडिंग सेंटेंस और द लास्ट सेंटेंस जो हमारे पैराग्राफ के लास्ट में लिखा जाता है, दैट इज नीडेड सो दैट यू कैन समराइज योर मेन आइडिया। आप अपने मेन आइडिया को समराइज छोटे से पॉइंट्स में कह सकें फॉर रेनफोर्सिंग योर टॉपिक सेंटेंस, जिससे कि जिस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हम इतना सारा कुछ लिख चुके हैं, आपको इन्फॉर्म कर चुके हैं, उसको हम समराइज कर सकें छोटे से वे में कि हाँ एक्चुअली हम क्या कहना चाह रहे हैं अपनी इन सब बातों से। जो कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है हमारा, वो या तो हमारे पैराग्राफ को ख़त्म करता है या फिर रीडर को तैयार करता है दूसरे पैराग्राफ के लिए कि अगला पैराग्राफ पढ़ने के लिए आप तैयार हो जाइए। With this, we have finished our Unit 1. Now we will start our Unit 2 in our next session. If you really like this video, you are able to understand all the topics that we have discussed today. Like, share, comment. If you are an old subscriber of our channel, please stay connected with us. If you are a new visitor, please subscribe our channel and press the bell icon so that you keep getting the notifications of upcoming sessions. Meet you in the next session with Unit 2. तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर।